हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। ओके तो बच्चों, लास्ट क्लास में मतलब 11th की क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है सर्कुलर मोशन, या फिर सर्कुलर मोशन के बारे में बहुत सारी डिटेल पढ़ी है आपने। क्या आपको याद है कि सर्कुलर मोशन में आपने क्या क्या पढ़ा था? डू यू रिमेंबर कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसमें कुछ कौन सी टर्म्स आपने यूज की थी उस टाइम, और कुछ फोर्सेस के बारे में बात किया था या नहीं किया था? एक क्वेश्चन है कि आपने जब सर्कुलर मोशन के बारे में बात की थी या सर्कुलर मोशन पढ़ा था 11th क्लास का, तो आप लोगों ने वहां पर कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? डू यू रिमेंबर? पढ़ा था आपने फोर्सेस के बारे में? ओके, मेरे ख्याल से शायद आपने फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि फोर्सेस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था आपने। मैक्सिमम वहाँ पर डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया था। फोर्सेस के बारे में बहुत कम डिस्कशन हुआ था। अब उस पर हम आ जाते हैं, मतलब बेसिक। अब ये फर्स्ट लेक्चर है, इस पर हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, और हमारे कुछ टर्म्स जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है जो आपको इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम करेंगे या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो ये चैप्टर कौन से ब्रांच का, मतलब अब फिजिक्स देखो, हम लोग साइंस की ब्रांचेस बनाते हैं पहले कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। देन फिजिक्स में भी हमने बहुत सारी ब्रांचेस बनाई है, मतलब जिसमें जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, मैग्नेटिज्म का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ग्रेविटेशन का पार्ट है। तो एक ये जो पार्ट है रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन कौन से टॉपिक का पार्ट है बच्चों? क्या आपको पता है रोटेशनल मोशन फिजिक्स के कौन से सेक्शन का पार्ट है? तो अगर चलो ओके, एक करके हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स को डिवाइड करूं तो फिजिक्स के अलग अलग जब ब्रांचेस बनते हैं, तो फिजिक्स के ब्रांचेस में सबसे पहला हमारे पास आता है मैकेनिक्स। मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है उसका, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसे जैसे वो बनते गए वैसे वैसे हमने उनको नाम रखा है। तो फर्स्ट में नाम लिख देता हूँ वहाँ पर मैकेनिक्स, मतलब फिजिक्स का जो पार्ट है, एक पार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मैकेनिक्स है। देन मैकेनिक्स छोड़कर, मैकेनिक्स में ओके मैकेनिक्स है, और कौन से पार्ट हो सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन मैग्नेटिज्म, या फिर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साथ में ही हम पढ़ते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पार्ट है वो एक साथ ही आता है, तो मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साथ में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड लास्ट पार्ट, मतलब मोस्टली हम जिसको कंसिडर करते हैं, ऑप्टिक्स है। और एक जो न्यू पार्ट है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिजिक्स के टोटल 4 डिवीजन कर देते हैं। अब इनमें से आपने लगभग बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स में बच्चों आपने क्या पढ़ा है? अबाउट सर्कुलर मोशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन पढ़ा है। आई थिंक ग्रेविटेशन हो गया है आप लोग का, तो ग्रेविटेशन और सर्कुलर मोशन हो गया है। तो वो जो सेक्शन था वो मैकेनिक्स का पार्ट था। किसका पार्ट था वो? मैकेनिक्स का। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिक्स में आप किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर कोई फोर्सेस अप्लाई कर रही है मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब फ्लूइड के भी आपने शायद फ्लूइड डायनेमिक्स भी पढ़ा है फिजिक्स में। फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर हुआ है शायद आपका, या अभी आएगा 12th में, देखते हैं। ओके, सो मैकेनिक्स में आप पर्टिकुलरली फोर्सेस, मशीन्स, किसके बारे में पढ़ते हैं आप लोग यहाँ पर? फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस तो सभी में आने वाले हैं, देखो फिजिक्स है तो फोर्स तो सब जगह रहेगा, लेकिन हम फोर्सेस ऑन मूविंग एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे पहला। उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटेशन आपने पढ़ा, ग्रेविटेशन जो चैप्टर था। सर्कुलर मोशन पढ़ा आपने, सर्कुलर मोशन। देन फ्लूइड डायनेमिक्स जो पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स नाम से कोई चैप्टर होगा, फ्लूइड से रिलेटेड कोई चैप्टर था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स था नाम उसका शायद, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब मैकेनिक्स के पार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर रोटेशनल मोशन, ये भी एक्चुअली मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारा जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, तो इसलिए मैं ब्रांच बना रहा था क्योंकि रोटेशनल मोशन भी इसी में आने वाला है, मैकेनिक्स का ही पार्ट है।
ठीक है। सो रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब बाकी के पार्ट में ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करने वाला, बस बता देता हूँ कि इनमें क्या पढ़ते हो आप लोग या क्या पढ़ा था आपने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेटेड ओम्स लॉ है, देन मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो चैप्टर हो गए आपके हैं या होने वाले हैं, उन चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक। ओके, ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? लाइट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है वो सब किस में आने वाले हैं? ऑप्टिक्स में आने वाले। किस में आएंगे वो सब? ऑप्टिक्स में आएंगे। एंड फाइनली मॉडर्न या फिर क्वांटम फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली आपने केमिस्ट्री में 11th में ही पढ़ लिया है, जहां आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, लेकिन 12th में आप लोग एक स्पेशल एटम, न्यूक्लियाई ऐसे चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स आएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई कि दिस रोटेशन मोशन इज बिलोंगिंग टू द मैकेनिक्स पार्ट ऑफ फिजिक्स। इतना समझ में आ गया? मतलब चलो अब यहां तक हमको क्लियर है कि मैकेनिक्स पार्ट हमको पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो मैकेनिक्स है इसमें भी डिविजन्स है हमारे पास, मतलब मैकेनिक्स को भी हम डिवाइड करते हैं अलग अलग ब्रांचेस में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था मूविंग एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्सेस और अदर स्टडी ऑफ मूविंग, मतलब फोर्सेस बोलने से अच्छा मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टडी ऑन मूविंग एंड स्टेशनरी। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या स्टेशनरी है तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम मैकेनिक्स बोलेंगे। अब मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस आ जाते हैं। दो ब्रांचेस कैसे आएंगे? एक जो स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की स्टडी करेगा, और दूसरा रहेगा जो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेगा। तो मैकेनिक्स के देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। पहला ब्रांच है स्टैटिक्स। पहला ब्रांच है स्टैटिक्स एंड दूसरा ब्रांच है काइनेटिक्स। दूसरा ब्रांच है काइनेटिक्स, ठीक है। सी हियर, मैकेनिक्स के दो पार्ट डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से ऑब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं। अगर हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पेन, अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है या क्या एक्ट कर रहा है, ये हम स्टडी करते हैं, तो वो चले जाएगा स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑन रेस्ट, ऑब्जेक्ट ऑन रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑन रेस्ट। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट बोलो, ऑन रेस्ट बोलो, ठीक है। अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स का मतलब इसका उल्टा ही होगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैकेनिक्स में अगर आधा पोर्शन है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो दूसरा क्या होगा? काइनेटिक्स में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इन क्या होगा? मोशन। सो द स्टडी इन विच विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होंगे उनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर काइनेटिक्स स्टडी हम बोलेंगे मैकेनिक्स का काइनेटिक्स पार्ट। ओके, इतना समझ में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि अब फैन मूव कर रहा है, या आप जब मोशन में आते हो, चलते हो, या साइकिल चलाते हो, या गाड़ी चलाते हो, कोई व्हीकल चलती है, तब हम उसकी जो स्टडी करेंगे फिजिक्स के टर्म्स में, उसको हम वो सारे टॉपिक्स है वो हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब रोटेशनल मोशन एक मोशन है, रोटेशनल मोशन एक मोशन है, तो मैकेनिक्स में बोल दिया हमने रोटेशनल मोशन है। अब मैकेनिक्स के काइनेटिक्स पोर्शन में रोटेशनल मोशन है। अब देखो इस काइनेटिक्स के अगेन 2 डिवीजन है। बोलोगे सर कितने डिवीजन कराते? चलो पहले फिजिक्स के डिवीजन किए, फिजिक्स के डिवीजन के बाद मैकेनिक्स का डिवीजन कर दिया। अब मैकेनिक्स के बाद अब देखो स्टैटिक्स हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि रोटेशन मोशन मतलब मोशन है, ऑब्जेक्ट मूविंग में रहेगा, तो हम ऑब्जेक्ट इन रेस्ट की बात इस चैप्टर में नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं काइनेटिक्स की। तो काइनेटिक्स के भी हमारे पास 2 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस है। तो काइनेटिक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है हमारा काइनेमैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। देखो डायनेमिक का भी मतलब होता है मोशन, और काइनेमेटिक्स भी टर्म एक्चुअली मोशन से ही रिलेटेड है बच्चों, कोई उसमें वो नहीं रखना है। बट इसमें डिफरेंस क्या है? फिर आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है? पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन डायनेमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? मतलब रोटेशनल मोशन जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो रोटेशनल मोशन इज द पार्ट ऑफ दिस डायनेमिक्स। किसका पार्ट है? डायनेमिक्स का पार्ट है। बट इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं और डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट द कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें कौन से टर्म्स आएंगे,
सी कौन से टर्म्स, मतलब देखो आपने जैसे कि सर्कुलर मोशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो वहां पर सबसे पहले जब आप मोशन की बात कर रहे थे, तो जब आपने फिजिक्स स्टार्ट किया था तो वहां पर सबसे पहले आया था पोजीशन वेक्टर। डू यू रिमेंबर? पोजीशन वेक्टर सबसे पहला टर्म आता है, तो हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। यहां पर वेक्टर छोड़ दो, सिर्फ पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स के बारे में जहां पर हम स्टडी करते हैं वो हो जाता है हमारा काइनेमेटिक्स। क्या हो जाता है वो? हमारा काइनेमेटिक्स। बात समझ में आ रही है कि जहां पर हम कोई मोशन के वजह से जो चीजें प्रेजेंट होने वाली है या आने वाली है, देखो डिस्टेंस कब होगा, पोजीशन कब आएगा ऑब्जेक्ट का, जब हम उसकी मोशन की बात करेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रखा हुआ है तो इसका पोजीशन तो फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इधर से इधर आ गया, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, इसलिए हमें इसकी पोजीशन की स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड कितनी थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था कि वो स्लो हो रहा था, वो सब हमको स्टडी करना पड़ता है, वो सब होगा काइनेमेटिक्स में। लेकिन याद रखना, काइनेमेटिक्स में हम कॉज स्टडी नहीं करते, मतलब कि कोई मोशन हो रही है, देखो काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करने वाले हैं, लेकिन हम इसमें ये स्टडी नहीं करते कि वो मोशन क्यों हो रहा है। मतलब काइनेमेटिक्स में हम ये स्टडी नहीं करते कि वो मोशन किस वजह से हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है क्या? मतलब कोई भी मोशन किस वजह से होता है बच्चों, क्या रीजन है कोई भी मोशन का? यू हैड स्टडीड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें बताया न्यूटन ने कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आता है, व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कैसा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट अ स्टेट ऑफ स्टेशनरी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पे रहेगा, जैसे कि ये पेन है, ये रेस्ट पे रखा हुआ रहेगा जब तक मैं इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा। तो कोई भी मोशन का कॉज कौन सा क्या होता है? कोई भी मोशन होती है तो किस वजह से होती है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। किसकी वजह से? अनबैलेंस। देखो अगर मैं यहाँ से एक फोर्स लगाता हूँ और यहाँ से एक फोर्स लगाता हूँ, दोनों फोर्स इक्वल है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं। पर मैं एक तरफ से ज्यादा लगाता हूँ, एक तरफ से कम, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो एक्सटर्नल, तो काइनेमेटिक्स में वी डू नॉट स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। तो हियर यू हैव टू राइट, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डू नॉट स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन। हम मोशन से जो टर्म्स बन रहे हैं वो सब पढ़ते हैं, लेकिन वो मोशन हो क्यों रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ते। बात समझ में आई? लेकिन उसका उल्टा क्या है? उसका उल्टा डायनामिक्स, जिसमें जो कि हमारा रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर वी टॉक अबाउट फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, मतलब कॉज ऑफ मोशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। सो कॉज ऑफ मोशन फॉर दिस डायनामिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो रोटेशन मोशन है इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है अबाउट द मतलब रिलेटेड टू फोर्स, कि वो रोटेशन मोशन क्यों हो रहा है, या फिर उसका रीजन क्या है, कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, उन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हम बेसिक समझ में आ गया कि हम फिजिक्स का कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स पोर्शन पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स क्लासिफाई होता है एज स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स, देन काइनेटिक्स अगेन क्लासिफाई एज काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, और उसका हम डायनामिक्स पोर्शन पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो इतना पहले नोट करो, उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, वो और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। मतलब सर्कुलर मोशन भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है, रोटेशन मोशन भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है, तो डिफरेंस क्या है उसका, वो पूरा माइंड में क्लियर होगा, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस वन, देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म्स की। कुछ बेसिक टर्म्स जो हम बार बार यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, जैसे कि रिजिड बॉडी एक टर्म है। रिजिड बॉडी हम बार बार इस चैप्टर में यूज करेंगे, इसके पहले भी आपने इस टर्म को यूज किया है। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? इफ आई वांट टू राइट अबाउट द रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी के बारे में मुझे कुछ बोलना है या उसके बारे में लिखना है या समझना है, तो हाउ विल से दैट ऑब्जेक्ट इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट। क्या ये प्लास्टिक का पेन रिजिड ऑब्जेक्ट है? इज इट अ रिजिड ऑब्जेक्ट? तो मोस्टली जितने भी सॉलिड होते हैं उन्हें हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहला मैं बोल सकता हूँ कि मोस्टली ऑल सॉलिड्स आर, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर रिजिड। अब क्वेश्चन आता है कि सॉलिड्स को ही हम रिजिड बॉडी क्यों बोलते हैं, या सॉलिड को हमने रिजिड बॉडी में क्यों कंसिडर किया है। चलो,
तो इसका एक एग्जांपल के तौर पे या इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मेटल का बॉक्स है, मेटल का बॉक्स, या चलो मेरे पास ब्रिक है मेरे पास ईंट इसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, ओके। और मैंने क्या किया कि इस पर थोड़ा सा फोर्स, एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है, बट थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, लिटिल फोर्स, इफ आई अप्लाई सम फोर्स, लिटिल फोर्स और स्मॉल फोर्स, कंसिडरेबल फोर्स, एकदम जीरो भी नहीं, जीरो फोर्स भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ईंट के ऊपर। क्या होगा? टूटेगा वो? कुछ नहीं होगा। मतलब ये ज़मीन पे रखा है, ये सपोज दिस इज इन द ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो इसके पार्टिकल्स अगर मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या इसके अंदर के पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स हिल जाएंगे, उनका जगह चेंज हो जाएगा, पार्टिकल्स का जगह चेंज होगा। सो नो मूवमेंट ऑफ द, क्या होगा? नो मूवमेंट ऑफ द constituent particle of the object when some considerable force is applied। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने थोड़ा फोर्स अप्लाई किया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, या क्या बोलेंगे, उनकी मूवमेंट नहीं हुई। मूवमेंट कब होगी? अगर उनकी पोजीशन चेंज होगी तभी मूवमेंट होगी। तो अगर हमने थोड़ा फोर्स अप्लाई किया और उसके पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे, पार्टिकल्स की मूवमेंट या पार्टिकल की पोजीशन चेंज, देखो पार्टिकल ए और बी है, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन इसी की जगह पर अगर मैंने पानी लिया होता, एक कंटेनर में मैंने अगर वाटर लिया होता और फिर फोर्स अप्लाई किया होता, तो क्या होता? यहाँ पर पार्टिकल ए और यहाँ पर पार्टिकल बी। तो अगर मैं फोर्स अप्लाई करता तो क्या हो जाता? तो यही ऑब्जेक्ट कैसे दिखता? फिर ये लिक्विड नीचे चले जाता है ऐसा, ये ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर आ जाता और पार्टिकल बी यहाँ पर आ जाता। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, क्या होगा यहाँ पर? पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो रिजिड बॉडी में वैसा नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिजिड बॉडी का मतलब कि जैसे कि ये पेन है, इस पेन पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारे फोर्स अप्लाई कर दिए मैंने इस पर, लेकिन इसका कुछ, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, क्या उसके पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही। या सिंपल वर्ड में अगर मेरे को एकदम आसान तरीके में बताना है कि बहुत ही मतलब बेसिक तरीके में बताना है, तो द ऑब्जेक्ट हुज शेप एंड साइज डू नॉट चेंज, जिसका साइज और शेप चेंज नहीं कर सकते हम लोग नॉर्मल फोर्स से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हुज शेप एंड साइज cannot be changed। अगेन कंडीशन है कि अंडर स्मॉल फोर्स। ऐसा नहीं बोलोगे कि आप क्रेन वेन लेकर आ रहे हो, बड़ी बड़ी मशीन लेके आ रहे हो और इसको पेन को दबा रहे हो, तब तो ये ऑब्जेक्ट भी पापड़ बन जाएगा। अगर मैं रोड रोलर के नीचे रख दूंगा इसको, तो ये पापड़ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, ये भी पापड़ बनेगा। मतलब इसके भी पार्टिकल्स मूव हो जाएंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की, उसमें एक कहा है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडरेबल फोर्स, मतलब अ स्मॉल फोर्स, नॉट वेरी वेरी बिग फोर्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये पॉइंट? थोड़ा सा फोर्स होना चाहिए, एकदम एक्सट्रीम फोर्स नहीं होना चाहिए। और इसका अपोजिट क्या होगा? अगर रिजिड बॉडी का अपोजिट अगर मैं लिखना चाहूँ तो कौन सी बॉडी रहेगी? नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी को ही मैं बोलूँगा फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट। फ्लेक्सिबल मतलब जिनके पार्टिकल्स की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दुनिया में ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिजिड है। दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है रिजिड है। मतलब क्योंकि मैंने कहा ये प्लास्टिक है, अगर मैं इसके ऊपर रोलर चला दूंगा, रोड रोलर, तो भी इसका शेप चेंज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये तो प्रैक्टिकल है। इसका मतलब एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं होता, लेकिन हमारे समझने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिजिड मानते हैं। जितने सॉलिड है मोस्टली उनको हम रिजिड मानते हैं। समझ गए इतना पॉइंट? ओके।
अब हम चलते हैं कि अब जो हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, उसमें बहुत से कंफ्यूजन होते हैं। एक्चुअली रिजिड बॉडी के बाद और भी हमारे पास टर्म्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, इसको हमें समझना है एक्चुअली। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं कि फैन का एग्जांपल लेते हैं, फैन का, या चलो अर्थ का। बेसिक हम सबसे सिंपल एग्जांपल अर्थ का लेते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ के हमारे पास दो मोशन है। कितने मोशन है अर्थ के? दो मोशन है। कौन से मोशन है? एक है सन के अराउंड अर्थ घूमता है, एक मोशन हुआ, एक मोशन है अर्थ का। और दूसरा मोशन क्या है? अर्थ खुद अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? सो इस मोशन में देखो, पहले वाले में अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये जो मोशन है इसको मैं बोलूंगा सर्कुलर मोशन। अब आप बोलोगे सर इसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे तो उसको भी तो सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे, गोल गोल ही तो घूम रहा है। तो दैट मोशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। इस मोशन को हम बोलेंगे रोटेशनल। डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस कि ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस में मूव कर रहा है। देखो इसको हम सर्कमफरेंस बोलते हैं। सर्कल की जो बाउंड्री होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफरेंस। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कमफरेंस। जब ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस में मूव करेगा, सो ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव कर रहा है। क्या रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस में मूव कर रहा है? नो, इट इज नॉट मूविंग इन द सर्कमफरेंस, इट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस। बात समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट एक्सिस पर मूव कर रहा है, अपने खुद के एक्सिस पे मूव करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखो जो इसका सेंटर है, इस मोशन में सेंटर है, इस मोशन में सेंटर क्या है? सन, ये सेंटर है। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सेंटर के साथ कभी भी कनेक्टेड नहीं रहेगा सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट इज नॉट कनेक्टेड विद द सेंटर। इमेजिनरी लाइन से अगर हमको इनको कनेक्ट करना है तो क्या धागा है सन और अर्थ के बीच में? कुछ है नहीं। इमेजिनरी मतलब कनेक्टेड मतलब डायरेक्ट वैसे कनेक्शन की बात नहीं कर रहे। मतलब अब अगर मैंने कोई स्टोन लिया है, स्टोन को धागा बांधकर मैं घुमा रहा हूँ गोल गोल, तब वो स्टोन कनेक्टेड है। लेकिन अगर अर्थ घूम रहा है तो सन घूम रहा है, ऐसा नहीं है। सन इज सेंटर इज स्टेशनरी, जो सेंटर है वो स्टेशनरी रहेगा और सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इन दिस मोशन क्या होगा? सेंटर इज स्टेशनरी, बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। और यहां पर क्या होगा? सेंटर रुक जाएगा और अर्थ का बाहर का पोर्शन गोल गोल घूमेगा। हाँ, सेंटर रुका हुआ है और अर्थ ऐसे बाहर से गोल गोल घूम रहा है। ऐसे बीच में रुका हुआ रॉड है, बीच में कुछ रॉड है कि पूरा अर्थ घूम रहा है। दैट इज मूविंग कंप्लीटली। मतलब रोटेशनल मोशन में सेंटर भी, एक्सिस भी रोटेट होगी और फिर वो ऑब्जेक्ट भी मूव होगा। मतलब एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में। जो ऑब्जेक्ट की एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस है तो ये घूम रहा है, तो इसका सेंटर भी घूम रहा है और वो ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है। लेकिन अगर मैं ये सेंटर रखता हूँ और ये ऑब्जेक्ट को ऐसे से घुमाता हूँ, दिस वन इज सर्कुलर मोशन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। दिस मार्कर, ब्लू मार्कर इज हैविंग अ सर्कुलर मोशन अराउंड द ब्लैक मार्कर। और अगर मैं सिर्फ ब्लैक मार्कर को ऐसे घुमाता हूँ तो दिस इज अ रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ रही है? सो लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन दिस सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एक और एग्जांपल जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फैन का एग्जांपल कि दिस इज सेंटर ऑफ फैन एंड दिस इज सपोज ब्लेड ऑफ फैन। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कंसिडर दैट। ठीक है। So what is happening?
इफ वी कंसिडर दिस टोटल फैन, इस पूरे फैन को अगर हम बात करते हैं कि ये कौन सा मोशन कर रहा है, पूरे फैन की बात करेंगे तो ये फैन इज हैविंग अ रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक यहाँ पर इसके साइड में किसी टेडी बेयर को बैठा दिया, यहाँ पर एक टेडी बेयर बैठा दिया, यहाँ पर एक डॉल को बैठा दिया, यहाँ पर किसको बैठाया? मंकी को, यहाँ पर अलग अलग ऐसे लोगों को बैठा दिया, तो ये लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये जो पर्सन्स है, अब बैठा दिया मतलब फैन में नहीं बैठाना है, खिलौने लगाने, आपको नहीं बैठना है फैन में, नहीं तो बोलेंगे सर ने आज हमको कुछ नया ही सिखा दिया, है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, खिलौने अगर मैंने टांग दिए फैंस पर तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट्स जो रखे हैं हमने, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये घूमनी, मतलब ये क्या हो रहा है? सिर्फ एक सर्कमफ्रेंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऐसा सर्कल परफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इन ऑब्जेक्ट्स की मोशन कौन सी होगी? कौन सी होगी? सर्कुलर। इन ऑब्जेक्ट की, सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा हूँ, तो ये तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस में घूम रहा है ना, तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस में घूम रहा है। तो जब सर्कमफ्रेंस में घूमता है तो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई? इस पूरे फैन को बोलेंगे तो रोटेशनल मोशन, लेकिन इसमें अगर कोई पार्टिकल रखा होगा, एक खिलौना रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन। डिफरेंस समझ में आ गया? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रिजिड ऑब्जेक्ट, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। तो फिर हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो हमारे मतलब फोर्स एंड थोड़े न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट है जो आपने 11 में पढ़े हैं अबाउट सर्कुलर मोशन, उसको लेकर हम रोटेशनल मोशन पर शिफ्ट होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कि हम सर्कुलर मोशन में आपने क्या क्या पढ़ा था, कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, मतलब लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन कंपेयर किया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसा पढ़ा था आपने, शायद आपको याद होगा। एक रिवीजन करके आएंगे और फिर हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो चलो फिर इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे एंड क्या करेंगे, इस पॉइंट को नोट करते करते साथ में आपको क्या करना है आपको लिखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।